बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट इज नथिंग, स्पीड मीन्स किस रिएक्शन की कितनी स्पीड होती है, वो कितना फास्ट रिएक्टिविटी शो कर सकता है। ठीक है, दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। बेटे एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप ऑब्जर्व करते होंगे बेटा कि ठंडियों के सीजन में मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए इट रिक्वायर्ड मोर टाइम एज कंपेयर टू समर सीजन। आप देखो कि गर्मियों में क्या होता है, इमीडिएटली मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत कम टाइम लगता है या नहीं लगता है। मीन्स क्या कि विंटर में जो होता है वो टेम्परेचर आपका कैसा होता है, कम होता है, और वहीं समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इन्वायरमेंट में का भी इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। यानी समटाइम रिएक्शन स्लो होती है और समटाइम्स वही रिएक्शन फास्ट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। अब बेटे कुछ रिएक्शंस जो होती है वो बहुत स्लो होती है, और कुछ रिएक्शंस जो होती है वो एकदम रैपिडली होती है, फास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो सपोज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बेटा आप देखो कि जो आपके घर में गैस सिलेंडर यूज होता है, गैस को ऑन किया, वहां पे आपने फायर लेकर गए, इमीडिएटली वो क्या होता है बेटा, फायर कैच करता है। यस और नो? तो ये एक रैपिड रिएक्शन है, रैपिड रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। और समटाइम कुछ रिएक्शंस जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल H2O2 जब ये वाटर में कन्वर्ट होता है तो ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस में होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस में। रूम टेम्परेचर पे करोगे तो स्लो प्रोसेस में होता है। हाँ, अगर कुछ इसके अंदर और भी देखेंगे कि ये फास्ट कब हो जाता है। मीन्स ये कि कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं। मीन्स डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किन पे करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा देयर आर 5 factors on which the rate of reaction depends. First is nature of reactant, second is size of particle, third is concentration of compound, fourth is temperature, and the fifth one is catalyst. So 5 factors on which rate of reaction depends are, yes, nature of reactant, size of reactant, temperature, concentration and catalyst. तो बेटा इन पांचों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि ये कैसे डिपेंड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यस और नो? तो इसके अंदर आप कुछ एलिमेंट कंसीडर कर लो। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने कंसीडर कर लिया सोडियम। ठीक है बेटा, अब ये होता क्या है बेटा, सोडियम इज हाई रिएक्टिव मेटल। अगर पोटेशियम के बाद आप देखोगे तो सोडियम इज हाई रिएक्टिव मेटल। तो बेटा सोडियम पीस को अगर सपोज करो आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया है और आपके जो एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है, बारिश वगैरह हुई है, तो वो मॉइस्चर की वजह से उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, उस वाटर ड्रॉपलेट से सोडियम इमीडिएटली रिएक्ट कर लेगा एट अ रूम टेम्परेचर। So sodium reacts with water at a room temperature, जो भी water droplets molecules एयर में प्रेजेंट होगा।
और ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड ऑल्सो हीट एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है. इट कैन कैच फायर एट अ रूम टेम्परेचर बिकॉज इट इज अ हाई रिएक्टिव मैटर एंड दैट्स द रीजन सोडियम स्टोर्ड इन कैरोसिन. ठीक है, क्योंकि केरोसिन क्या करता है, एयर को मॉइस्चर के कांटेक्ट को क्या करता है, अवॉइड करता है. दैट्स द रीजन सोडियम स्टोर्ड इन कैरोसिन. ठीक है बेटा, तो ये इतनी फास्ट रिएक्ट करता है इवन एट अ रूम टेम्परेचर, इवन एट अ रूम टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि सोडियम का नेचर क्या है बेटा, हाई रिएक्टिविटी. कैसा नेचर है, हाई रिएक्टिव है, इसलिए ये इमीडिएट रिएक्ट करता है. अब दो एलिमेंट का कंपैरिजन जो आपकी बुक में गिवन है, आपको गिवन है बेटा एल्यूमिनियम एंड जिंक. एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Now the question is dilute or concentrated. So take dilute hydrochloric acid. Beta, as the aluminium reacts with dilute hydrochloric acid, it forms aluminium chloride AlCl3 and hydrogen gas release. Beta, ये soluble salt, soluble in water salt क्या करता है, फॉर्म करता है. बैलेंस करते हैं बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड AlCl3H2. 3 यहाँ पे क्लोरीन है बेटा, यहाँ 1 क्लोरीन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है. यस और नो? एज यू कन्वर्ट द क्लोरीन इन 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, 6 लेते हैं, तो 6HCl. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पे देखो कितने हो गए, क्लोरीन 6 हो गए, तो यहाँ पे भी क्या करना है बेटा, 6 करना है. तो आपने क्या लिए, 2. तो क्या बन गया, 2AlCl3. अब यहाँ पे एल्यूमिनियम भी 2. ठीक, हाइड्रोजन बैलेंस करो बेटे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई. तो ये हो गई रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. किसके लिए बेटे, एल्यूमिनियम के लिए. अब बेटा हम यही रिएक्शन देखते हैं जिंक के लिए. तो जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव राइज टू ZnCl2 वाटर सोल्यूबल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज. बैलेंस कर दी बेटा इसे भी. ठीक है, अब बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. तो होता क्या है मेरे बच्चों, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या होगी, फास्ट होगी एज कंपेयर टू, यस, एज कंपेयर टू जिंक. क्यों ऐसा बेटा, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. तो जितना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या रिएक्टेंट हम यूज करेंगे उतनी ही फास्ट क्या होगी बेटा, उसकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी. That means the rate of reaction depends on nature of reactant. तो क्या मिला नेचर ऑफ रिएक्टेंट से बेटा, कि जितना ज्यादा रिएक्टिव रिएक्टेंट होगा उतनी ही फास्ट क्या होगी, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी. तो रेट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट समझ में आया बेटा, क्या समझ में आया? The more reactive reactant gives the more faster reaction. जितना रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जितना रिएक्टिव रिएक्टेंट होगा उतना ही फास्ट वो रिएक्टिविटी शो करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा.
ठीक है बेटे, अब आते हैं हमारे सेकेंड फैक्टर पर, विच इज साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटे यहाँ पे करते क्या है, आपको ये दिया हुआ है एक एक्टिविटी के थ्रू, जिसमें दिया हुआ है शाहाबाद टाइल। शाहाबाद टाइल इज नथिंग, इसका केमिकल फॉर्मूला आप मार्बल भी जो यूज करते हैं वो ही होता है शाहाबाद टाइल, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा साइज ऑफ पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, तो हम उस एक्टिविटी को समझते हैं कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन साइज ऑफ पार्टिकल्स पर भी डिपेंड करता है। तो बेटा करना ये है कि आपको शाहाबाद टाइल्स के पीसेस और पाउडर फॉर्म में उसको ले लेना है। तो अब 2 टेस्ट ट्यूब्स आपको लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे पीस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया बेटा आपने? पीस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है बेटा, दूसरे टेस्ट ट्यूब, इसको हम ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है बेटा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने कैल्शियम कार्बोनेट ही लिया, लेकिन कौन सा फॉर्म लिया बेटा? पाउडर फॉर्म में लिया। ये सपोज आपका टेस्ट ट्यूब बी है बेटा। अब टेस्ट ट्यूब ए में भी आप डालेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और टेस्ट ट्यूब बी में भी आप डालेंगे बेटा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे ही आपने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले बेटा, किसमें? पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में और पाउडर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में, आप ऑब्जर्व करोगे बेटा कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का जो रहेगा यहाँ से क्या फॉर्म करेगा बेटा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड ऑल्सो H2O प्लस CO2। सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा क्या फॉर्म करेगा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन अब ये देखना है कि किस रिएक्शन में, टेस्ट ट्यूब ए में या फिर टेस्ट ट्यूब बी में, आपका रिएक्शन किस में फास्ट होगा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब बी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फास्ट रिलीज होंगी और यहाँ पे स्लो रिलीज होंगी बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा। मीन्स व्हाट? ये किस फॉर्म में था? पाउडर फॉर्म में था, और ये किस फॉर्म में है बेटा? पीसेस फॉर्म में। साइज किसका बड़ा? टेस्ट ट्यूब ए में प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका छोटा? पाउडर फॉर्म का छोटा। तो बेटा ये इंडिकेट करता है स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। जितने छोटे साइज में पार्टिकल्स होंगे, रिएक्टेंट होंगे, उतनी ही फास्ट केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने? स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, यस, smaller the size of particles of reactant, higher the rate of reaction। समझ में आया बच्चों? तो ये हुआ आपका साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो थर्ड टॉपिक पे आते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड फैक्टर है बेटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मीन्स कैसा बेटे? कि सपोज कोई कंपाउंड डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड से रिएक्ट कर रहा है और सेम कंपाउंड सेम एसिड है बट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड।
तो दोनों की जो रिएक्टिविटी होगी बेटा वो डिफरेंट होगी। समझते हैं बेटे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है बेटा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज। ठीक है बेटे। और जब यही कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा बेटे यस कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब ये क्या फॉर्म करेगा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज। सेम कंपाउंड फॉर्म हो रहा है बेटा, लेकिन रिएक्शन जो है वो इस रिएक्शन में फास्ट होगी और यहाँ पे स्लो होगा बेटा। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो ये वाटर सोल्यूबल जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो स्लो उसके अंदर डिसॉल्व होता है, मतलब गायब होता है, और स्लोली क्या होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड होती है। While when you react calcium carbonate with concentrated hydrochloric acid, तब आप ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे वाटर सोल्यूबल सॉल्ट जो है वो इमीडिएटली गायब हो जाता है और बहुत फास्टली कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रिलीज होता है। तो ये इंडिकेट करता है बेटा कि डाइल्यूट फॉर्म में अगर एसिड हो तो उसकी रिएक्टिविटी लेस होती है एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है बेटे। अब बेटा इसको समझते हैं तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देते हैं। आपको पता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को डाइल्यूट करना फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो अब यहाँ पे होता क्या है बेटा कि हम डाइल्यूट कैसे करते हैं? क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि एसिड लिया और उसके अंदर एसिड का पाउडर लिया और उसके अंदर वाटर डाल दिया? नहीं बेटा। अगर हम ऐसा करेंगे तो एसिड की रिएक्टिविटी वाटर के साथ बहुत रैपिड होती है बेटा, और वहां पर बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। देन एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। That's only the reason कि जब कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट करते हैं बेटा तो आप एक बीकर में वाटर लेते हैं, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड उस पाउडर उसके अंदर क्या करते हैं बेटा? डिसॉल्व करते हैं, तो उससे कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट करते हैं, ये चीज समझते चलेंगे। ठीक है बेटा। तो क्या समझ में आया बेटा हम लोगों को? यहाँ से क्या समझ में आया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है क्या? हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन डाइल्यूट में ज्यादा होगी कि कॉन्सेंट्रेटेड में ज्यादा होगी? कॉन्सेंट्रेटेड में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डाइल्यूट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। बेटा याद करो हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा हमने टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट रखे थे तो क्या इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो करके हमारे लाइम वाटर को मिल्कीनेस प्रोवाइड कर दिया था? नहीं। तो क्या किया था बेटा? हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड की थी, हीट प्रोवाइड की थी। दैट मीन्स व्हाट? वी इंक्रीज द टेम्परेचर। हमने क्या इंक्रीज किया था? टेम्परेचर इंक्रीज किया था। एंड एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट हैपेंड?
that calcium carbonate, yes, calcium carbonate decompose to form calcium oxide and carbon dioxide, and this carbon dioxide come in a contact with lime water, और फिर उसने lime water को क्या किया था बेटा, मिल्कनेस प्रोवाइड किया था, yes or no? तो ये समझ में आया बेटा, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटे, तो हमारे 4 फैक्टर्स हो गए बेटा। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड फोर्थ टेम्परेचर। फिफ्थ पे आते हैं बेटा हम कैटलिस्ट। बेटा सबसे पहले ये समझेंगे कि कैटलिस्ट होता क्या है। ठीक है बेटा, तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, बट ये सब्सटेंस कभी भी केमिकल चेंज नहीं देगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये केमिकल जो रिएक्शन होगी उसको चेंज नहीं करेगा, इट्स ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, द सब्सटेंस which used to increase, the substance which used to increase rate of reaction without causing any chemical change is called catalyst। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं कि कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है। देखेंगे बेटा, यहाँ पर हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे KClO3। जैसे ही इसको हमने क्या किया, ये जो रिएक्शन है बेटा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करोगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। कोई डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन तो यूज किया नहीं है, इवन टेम्परेचर भी इंक्रीज करने के बाद भी इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बेटा मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 ऐड करते हैं, और जैसे ही आप ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन में यूज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है विदाउट एनी केमिकल चेंज, और ये पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म करता है। सिमिलरली बेटा हमने इसके पहले ये देख लिया था रिएक्शन, वेजिटेबल ऑयल एट 60 डिग्री सेल्सियस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है बेटा, वनस्पति घी। क्या फॉर्म करता है, वनस्पति घी। तो ये रिएक्शन भी किसके प्रेजेंस में हुआ, कैटलिस्ट। विच कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन, निकल कैटलिस्ट। बेटा सेम ऐसे ही जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज्ड होता है तो बेटा एट अ रूम टेम्परेचर ये बहुत स्लो चेंज होता है, डिकम्पोज्ड होता है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर पाउडर फॉर्म ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड इसके अंदर डालते हैं, MnO2 डालते हैं, ये इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देता है बेटा, इंक्रीज कर देता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज। तो कई सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें डिफरेंट कैटलिस्ट यूज होते हैं। आपने एक और रिएक्शन देखा था बेटा, हम उसको भी देख लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड किया था, तो क्या फॉर्म हुआ था, एसिटिक एसिड। तो बेटे अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज्ड होता है, इट ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ particular catalyst and that is your acidic yes
KMNO4 और K2Cr2O7, यस और नो। तब जाके यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हुआ था बेटा, अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होकर के एसिड फॉर्म हुआ था। तो सम पर्टिकुलर रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड, जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रिएक्टिविटी करने में हेल्प करता है, बट कोई केमिकल चेंज नहीं करता, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। और उस कैटलिस्ट को हमेशा आप कहाँ पे लिखते हैं बेटा, एरो के ऊपर। तो हमारे 5 फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं, दैट आर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, concentration of the reactant, temperature and last is catalyst। बेटे इन 5 फैक्टर्स के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है आपकी बुक में, वो पॉइंट्स आप एक बार रीड आउट करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है कि एक रिएक्शन में कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि कॉम्बिनेशन है तो साथ ही साथ एक्सोथर्मिक भी था, डिकम्पोजिशन था तो साथ ही साथ एंडोथर्मिक भी था, ऑक्सीडेशन भी था एंड कॉम्बिनेशन भी था। बस उसी तरीके की इंफॉर्मेशन है। और ये आपको उसके अंदर बताया है कि जो आपका फूड वेजिटेबल्स है वो ऑयल में फास्ट कुक होता है एज कंपेयर टू वाटर। इवन आपको पता है कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जो लेयर है, लेयर ऑफ ओजोन है ना, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करता है बेटा, सन से आने वाली अल्ट्रासोनिक जो हमारी जो रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, उसको उससे हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन है, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन है, या फिर क्या दे ओजोन डिस्ट्रॉय जो होता है, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जो भी इन्वायरमेंट होगा, एटमॉस्फेयर होगा, उस पे वो डिपेंड करता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उसको दिया हुआ है, तो उसको एक बार पढ़ेंगे जरूर बेटा। सब लोग इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे ताकि आपको वो पॉइंट समझ में आ जाए। इसके बाद जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बेटे बुक के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करोजन, उसके बाद है रेंसिडिटी। बट आज हम रेंसिडिटी एक्सप्लेन करते हैं और करोजन को लास्ट में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है जब आप चिप्स, कुरकुरे, ऐसी कोई चीज, पैकेट की चीजें जो ऑयल और फैट से बने होते हैं, कंटेन करते हैं, तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप ओपन करते हैं तो उसमें से क्या होती है, गैस बाहर निकलती है और थोड़े से चिप्स या कुरकुरे होते हैं, होता है ऐसा। तो वो जो गैस होती है वो क्यों होती है वो हम बाद में समझेंगे, रेंसिडिटी के लिए ही है वो। और दूसरी चीज ये, अगर बहुत दिनों के पैकेट्स हो गए हैं, आपने चिप्स वगैरह लिए, तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें से एक स्मेल आती है। तो वो किसकी वजह से आती है बेटे, रेंसिडिटी की वजह से। क्योंकि रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड स्टफ कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। आपके जो चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, ये किसके अंदर तले हुए होते हैं, ऑयल्स एंड फैट्स में। तो ये जो होता है जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं आपके फैट्स और ऑयल्स, तब जाकर के उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और इसी फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ स्मेल and taste of food stuff containing fats and oil due to oxidation of food stuff। ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है आपका फैट एंड ऑयल, दैट्स द रीजन उसमें से स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल चिप्स एंड कुरकुरे पैकेट्स अगर बहुत दिन के लिए रखे हुए हैं, थोड़ा बहुत खुला है, तो उसमें से एयर जो जाती है वो उसको क्या करती है बेटा, ऑक्सीडाइज करती है और उसका स्मेल भी चेंज होता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अगर आप कहते हैं बटर को कुछ दिनों के लिए खुला रखेंगे तो उसमें से भी एक फाउल स्मेलिंग, गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन रेंसिडिटी बी प्रिवेंटेड? Which method we can use to prevent the rancidity? So first is adding antioxidant. बेटा some antioxidant उसके अंदर फ्लश करते हैं ताकि rancidity से आपका फूड जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप चिप्स और कुरकुरे वगैरह के पैकेट्स खोलते हैं तो आप देखते हैं उसमें से गैस निकलती है। That gas is either nitrogen or inert gas. अब ये क्यों डालते हैं बेटा? बिकॉज दैट गैस प्ले अ रोल एज एंटीऑक्सीडेंट, यानी उसको ऑक्सीडाइज्ड होने नहीं देती, और जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा स्मेल या टेस्ट चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इस वजह से उसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। दूसरा, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। बेटा एयर टाइट कंटेनर में अगर आप ऐसे फूड को रखते हैं तो होगा ये कि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा तो रेंसिड भी नहीं होगा। फ्लशिंग फूड पैकेट्स विथ नाइट्रोजन गैस, इनर्ट गैस बाय चिप्स मैन्युफैक्चरर्स। जब बनते हैं तभी उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गैसेस अगर फ्लश कर देंगे तो द फूड कैन प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। ओके बेटा, समझ में आया आप लोगों को कि रेंसिडिटी क्या होता है एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट द फूड फ्रॉम रेंसिडिटी।